हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अलग अलग टाइप के एसी सर्किट्स हैं इस चैप्टर में, उनको स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, इस चैप्टर में हमें 7 टाइप के एसी सर्किट्स पढ़ने हैं। सभी एसी सर्किट में क्या होगा, हम एसी सप्लाई देंगे। एसी सप्लाई क्या होती है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अपन ने पढ़ा था ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का फॉर्मूला, वो अपना सप्लाई वोल्टेज रहेगा। सर्किट में क्या लगाएंगे, जैसे मैंने बोला 7 सर्किट्स हैं, तो जो फर्स्ट सर्किट है उसमें अपन क्या करेंगे, अकेला रेजिस्टेंस लगाएंगे आर, हम उसको बोल देंगे आर सर्किट। सेकेंड सर्किट में अपन क्या लगाएंगे, एसी सप्लाई लगाएंगे और उसके साथ लगाएंगे एक इंडक्टर। इंडक्टर मतलब एक कॉइल जिसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा एल, तो अपन उसको बोल देंगे एल सर्किट। ठीक है। थर्ड सर्किट में अपन क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सप्लाई लेंगे और उसके साथ में एक कैपेसिटर लगाएंगे, कैपेसिटर सी, हम उसको बोल देंगे सी सर्किट। ठीक है। आर सर्किट हो गया, एल सर्किट हो गया, सी सर्किट, ये 3 अलग अलग सर्किट्स। इसके बाद अपन क्या करेंगे, एक सर्किट में 2 चीजें साथ में लगाएंगे, जैसे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, आर और एल दोनों साथ में, उसको हम बोल देंगे आर एल सर्किट। उसके बाद हम आर और सी, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर, इनको साथ में लगा देंगे, इसको हम बोल देंगे आर सी या सी आर, कुछ भी कह सकते सर्किट। उसके बाद एक एल इंडक्टर और एक कैपेसिटर सी, इनको साथ में ले लेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एल सी सर्किट। ठीक है। 6 हो गए, आर एल सी एल आर सी आर एंड एल सी, 6 सर्किट्स पे। लास्ट सर्किट में हम तीनों को साथ में ले लेंगे, एल सी और आर, ये एल सी आर सर्किट है। जब भी तुम 2 या 3 चीजें साथ में लगाओगे वो हमेशा सीरीज में ही रहेंगे, जैसे एल और आर सीरीज में लगेगा, एल और सी सीरीज में लगेगा। एल सी आर सर्किट में एल सी और आर तीनों सीरीज में, जितने भी सर्किट्स हैं सब सीरीज सर्किट्स हैं। ठीक है। तो अभी अपन एक एक करके इन 7 सर्किट्स को स्टडी करेंगे। नंबर 1, आर सर्किट। ये जो 7 सर्किट्स हैं उसमें से सबसे पहला वाला आर सर्किट अपन स्टडी करेंगे। ये हमने रेजिस्टेंस लिया आर, इसको ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सप्लाई E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से कनेक्ट करें। ओम्स लॉ लगाते हैं इसमें। मान लो सर्किट का करंट है I, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, V की जगह अपन ने वोल्टेज को E लिया, तो E इक्वल टू आई आर। यहां से I की वैल्यू हो गई E अपॉन आर, E की जगह E की वैल्यू डाल देंगे, I हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, ऐसे ये I आ गया, करंट आ गया। अब लेते हैं अपन करंट की मैक्सिमम वैल्यू। फॉर मैक्सिमम करंट तुम्हें दिख रहा है करंट की वैल्यू साइन ओमेगा टी की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। तो यदि अपन को करंट मैक्सिमम चाहिए, यदि आई तुम्हें ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो साइन ओमेगा टी भी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो मैक्सिमम करंट के लिए साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। उस मैक्सिमम वैल्यू को 1 लिया अपन, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तुम जानते हो 1 होती है। साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड +1, तो साइन ओमेगा टी की जगह 1 रखा जब करंट मैक्सिमम करंट को हम डिनोट करते हैं आई नॉट से। तो आई की जगह रखा अपन ने आई नॉट, ई नॉट बाय आर, ऐसे ही साइन ओमेगा टी की जगह 1 रखा, तो आई नॉट की वैल्यू आ गई ई नॉट बाय आर। तो ये वाली इक्वेशन में जहां पर ई नॉट बाय आर आ रहा था, मैं उसकी जगह पर आई नॉट वापस लिख सकता हूं, तो उसकी जगह मैंने आई नॉट वापस लिखा, तो आई की इक्वेशन आ गई आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आई की वैल्यू आ गई आई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें आई नॉट क्या है, आई नॉट है मैक्सिमम करंट। आई कौन सा करंट है, आई वो करंट है जो टाइम टी पर अपन को मिल रहा है। ये जो टाइम टी पर करंट मिलता है, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट।
ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर मिलने वाला करंट, ये इंस्टेंटेनियस करंट कहलाता है। अब बच्चों ये जो I की वैल्यू है और ये जो E की वैल्यू है, इन दोनों को लेकर अपन एक ग्राफ बनाते हैं। ये जो ग्राफ होता है बिटवीन I एंड E, इसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। इसको कहते हैं अपन फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में अपन एक कन्वेंशन लेके चलते हैं कि I को हम हमेशा प्लॉट करेंगे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जरूरी नहीं है तो इसको किसी और डायरेक्शन में भी ले सकते हो, पर अपन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोई उसको एक्स एक्सिस के किसी एंगल पे भी बना सकता है, वो भी सही है। मैंने I को लिया अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये मैंने I का डायरेक्शन लिया, ये I हो गया। अब E का डायरेक्शन अपन को डिसाइड करना है। तो E का डायरेक्शन जो है वो यही होगा या इसके अलावा और कुछ होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि E की इक्वेशन क्या है। देखो I की जो इक्वेशन है वो है I नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब उसमें जो साइन का एंगल है वो है ओमेगा टी। E की इक्वेशन में साइन का एंगल देखो, उसमें भी ओमेगा टी। तो दोनों में जो एंगल आ रहा है वो सेम है। यदि दोनों का एंगल सेम है, इसका मतलब दोनों का एक ही डायरेक्शन है। तो जिस डायरेक्शन में I है उसी डायरेक्शन में E चलेगा। E and I are in the same direction। यदि मान लो ऐसा होता कि E तो अपन हमेशा यही लेंगे, सप्लाई वोल्टेज में कभी चेंज नहीं आएगा, कोई सा भी सर्किट ले लो। लेकिन यदि I आता I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग, यदि I आता I नॉट ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 मान लो, तो फिर दोनों का एंगल सेम नहीं होता। तब उस केस में दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं होते। तब अपन कैसे प्लॉट करेंगे वो अपन आगे आने वाले सर्किट्स में देखेंगे, ठीक है। पर अभी क्योंकि दोनों का एंगल सेम था इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हम बोलते हैं E एंड I आर इन सेम फेज। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब दोनों सेम फेज में हैं। दोनों के जो ये एंगल्स हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। दोनों के एंगल का डिफरेंस फेज डिफरेंस कहलाता है। देखें दोनों के एंगल में कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं, मतलब फेज डिफरेंस इज 0। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है 0। ये जो फेज डिफरेंस होता है इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। तो फेज डिफरेंस इज 0। ये अपना R सर्किट सॉल्व हो गया। जितने भी ये 7 सर्किट्स हैं उन सब में तुम्हें क्या क्या निकालना है? ये इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन 7 सर्किट्स में निकालनी है, फेजर डायग्राम सब में बनाना होगा, और ये पता करना होगा दोनों सेम फेज में हैं या नहीं। और यदि दोनों सेम फेज में नहीं होंगे तो उनके फेज में डिफरेंस कितना है ये तुम्हें 7 के 7 सर्किट्स में बताना। आ गया समझ में? अब बच्चों सेकेंड सर्किट है एल सर्किट। एल सर्किट मतलब कि इसमें एक इंडक्टर है। इंडक्टर मतलब एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस एल है। तो ये अपन ने एक कॉइल ली जिसका इंडक्टेंस एल है। ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सप्लाई E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। करंट जा रहा है सर्किट में I। अब अपन ने पढ़ा था, फैराडे के लॉ से अपन ने डिराइव करा था कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है इन एन इंडक्टर वो होता है -L di/dt, E इक्वल टू -L di/dt। तो जब इसमें ये करंट जाएगा उसकी वजह से इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स वो हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू -L di/dt। ये हुआ इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ। जबकि जो अपन ने ईएमएफ अप्लाई करा है, अप्लाइड ईएमएफ,
ये है कैपिटल ई। अब वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। टोटल निकालना है V, तो V1 प्लस V2 सीधे सीधे ऐड होते हैं। इसका EMF E और इसका स्मॉल e ऐड हो जाएगा, टोटल EMF हो गया E प्लस स्मॉल e की वैल्यू रख देंगे, हो गया E माइनस L di/dt, ये टोटल EMF। अब बच्चों अपन लगाते हैं इस सर्किट में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। एक बार लॉ तो मैं रिवाइज करवा दूं, फिर लगाता हूं उसको। लॉ क्या था? यदि मान लो यहां पर एक बैटरी है या सेल है जिसका EMF है E, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा है, करंट I जा रहा है, मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या था? I और R के प्रोडक्ट का सम, मतलब IR1 और IR2 का सम इक्वल टू होता है टोटल EMF। तो I इंटू R IR1, I इंटू R IR2 का सम इक्वल टू है टोटल EMF। ये कहलाता है किरचॉफ्स वोल्टेज। तो हमें E की जगह पर क्या रखना है इस सर्किट का? टोटल EMF। टोटल EMF ऑफ द सर्किट हमने निकाला E माइनस L di/dt। इसको अपन यहां रखते हैं E की जगह, E माइनस L di/dt, ये टोटल EMF रखा, इक्वल IR1 प्लस IR2। I करंट है, R1 और R2 क्या होते हैं? रेजिस्टेंसेस होते हैं। पर यहां तुम्हें दिख रहा है क्या कोई रेजिस्टेंस सर्किट में? दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब कि R की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो जो रेजिस्टेंस है सर्किट में, क्योंकि वो नहीं है हमारे पास, मतलब ये R की वैल्यू अपन ने 0 रख दी, तो ये राइट हैंड साइड पूरी 0 हो गई। तो E ये 0 हो गया, इसको उधर ले गया मैं, वो वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो E इक्वल टू आ गया L di/dt। E की वैल्यू अपन जानते हैं, ये E नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ रख दे। तो E की जगह रखा E नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू में है L di/dt। ऐसा आ गया। यहां से अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके di निकालते हैं। di, तो di की वैल्यू हो जाएगी E नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये di आ गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके हम इस di से I निकालेंगे। इंटीग्रेट करा दोनों तरफ, di का इंटीग्रेशन I इक्वल टू, यहां पे इंटीग्रेशन करना है, E नॉट बाय L कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाला। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। इंटीग्रेशन में जो कोफिशिएंट होता है t का, उससे डिवाइड करना होता है। x की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x के कोफिशिएंट्स, अभी t की रिस्पेक्ट में करना है तो t के कोफिशिएंट्स डिवाइड करना, तो डिवाइड होगा ओमेगा। तो I की वैल्यू आ गई, I आ गया माइनस E नॉट बाय ओमेगा L कॉस ओमेगा टी, ये I की वैल्यू आ गई। तो बच्चों अपने I निकाल लिया, यहां तक I आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, तुम जानते हो, cos थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो ये जो cos ओमेगा टी है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी के फॉर्म।
इस cos ओमेगा टी की जगह ये वाली वैल्यू डाल देता हूं, तो I आ गया माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, cos ओमेगा टी की जगह साइन 90 डिग्री जानते हो पाई बाय 2 होता है, ये हो गया पाई बाय 2 माइनस थीटा की जगह ओमेगा टी, ये आई की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को हटाने के लिए इस ब्रैकेट में से माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन, यहां से माइनस बाहर निकाला, यदि माइनस बाहर निकाला तो अंदर के साइन चेंज ऐसा आ गया ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब बच्चों साइन के अंदर मैथमेटिक्स में तुमने पढ़ा है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, मतलब साइन के साथ माइनस आता है तो वो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये जो साइन के साथ एंगल में माइनस आ रहा था ये अपन बाहर ले सकते हैं, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई की वैल्यू आ गई ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ऐसा आ गया आई। अब तुम्हें पता है कि एंगल कुछ भी हो, साइन थीटा या कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है फॉर एनी एंगल, तो ऐसे यहां पर यदि अपन को आई मैक्सिमम चाहिए, फॉर आई मैक्सिमम इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू 1, और आई मैक्सिमम तुम जानते हो आई नॉट से डिनोट करते हैं, पिछली बार भी करा था, तो आई की जगह रखा आई नॉट इक्वल टू में है ई नॉट बाय ओमेगा एल, और ये जो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है उसकी वैल्यू 1 वो रख दी अपन, ये आई नॉट की वैल्यू। तो अब देखो ये जो आई वाला एक्सप्रेशन था उसमें जहां पर ई नॉट बाय ओमेगा एल लिखा है हम उसकी जगह पर आई नॉट रख सकते हैं, तो अपन इसकी जगह पर आई नॉट रख देते, तो आई इक्वल टू आ गया, यहां आई नॉट रखा, तो आई हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये आई की वैल्यू आ गई। तो जैसे मैंने बोला था हर सर्किट में तुम्हें निकालना होगा इंस्टेंटेनियस करंट, ये निकला है, ये हो गया अपना इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब टाइम t पर करंट की वैल्यू, ये हमें इंस्टेंटेनियस करंट पता चल गया, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आई थी इसको हम ओम्स लॉ से कंपेयर करें, इस इक्वेशन को मैंने फिर से लिखा यहाँ पे, आई नॉट हो गया ई नॉट बाय ओमेगा एल, इसको हमने कंपेयर करा ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ होता है I इक्वल टू वी बाय आर, तो I की जगह I नॉट आ रहा है, V की जगह E नॉट आ रहा है, R की जगह पर ओमेगा एल आ रहा है, R मतलब रेजिस्टेंस, तो हमें रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पता चल गया, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गया ओमेगा एल। ये जो रेजिस्टेंस होता है उस सर्किट का जिसके अंदर अपन इंडक्टर लगाते हैं, इस रेजिस्टेंस का एक स्पेशल नाम है, दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इस रेजिस्टेंस का स्पेशल नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको हम XL से डिनोट करते हैं, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल टू आ गया ओमेगा एल, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट हो गया। क्योंकि ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, इसलिए इसकी यूनिट वही होगी जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट जानते हो ओम होती है, तो इसकी यूनिट भी ओम होगी, ये ओम सिंबल उसका जानते हो, तो ओम का ये होता है। तो अपन को ये पता चल गया कि ओमेगा एल एक्सएल के बराबर है, तो ये वाली जो इक्वेशन थी आई नॉट वाली, उसमें जहां ये ओमेगा एल लिखा था हम उसकी जगह पर एक्सएल लिख सकते हैं, तो आई नॉट मतलब मैक्सिमम करंट आ गया ई नॉट बाय एक्सएल,
ये हो गया मैक्सिमम करंट उस सर्किट में जिसके अंदर अपन एक इंडक्टर अकेला लगाते हैं। आ गया। अब बनाते हैं अपन इस सर्किट के लिए फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम मतलब आई और ई के बीच में बनने वाला ग्राफ। उससे अपन को ये पता चलता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में हैं। यदि डायरेक्शन में डिफरेंस हुआ तो वो जो एंगल का डिफरेंस होता है बिटवीन द टू उसको अपन बोलते हैं फेज डिफरेंस। ठीक है। पिछली बार क्या था, आर वाला जो सर्किट था, आई मैंने बोला कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अपन लेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। पिछली बार आई और ई का एंगल सेम था तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। हमने बोला था बोथ आर इन द सेम फेज, फेज डिफरेंस 0 था। इस बार देखें करंट को बनाना जरूरी है, वो तो अपन को अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही लेना है, ये हमने ले लिया, अपन ने कन्वेंशन फॉलो करा है। ई देखना है दोनों सेम डायरेक्शन में है या नहीं, डिपेंड करता है एंगल पे। किसके एंगल पे? उनके साइन के साथ में जो एंगल आ रहा है वो साइन का साथ का एंगल देखो, इसमें है ओमेगा टी, इसमें है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब इस बार एंगल सेम नहीं आ रहा, एंगल में डिफरेंस है। किसका एंगल कम है? आई का एंगल कम है, ई का एंगल बड़ा है। कितना बड़ा है? डिफरेंस कितना है दोनों में? इसमें आ रहा है ओमेगा टी, जबकि इसमें ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब 90 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में। दोनों को माइनस करोगे तो पाई बाई 2 बचेगा। एंगल माइनस करना है तो 90 डिग्री का डिफरेंस है। एंगल बड़ा किसका बोला मैंने? ई का। इसमें ओमेगा टी में से पाई बाई 2 माइनस हो रहा है, मतलब इसका एंगल 90 डिग्री कम है। जिसका एंगल बड़ा होगा उसको अपन ऊपर बनाएंगे, जिसका कम होगा उसको नीचे की तरफ बनाएंगे। तो यहाँ पे किसका एंगल बड़ा है? ई का। कितना बड़ा है? 90 डिग्री से। तो ई को हमें इससे 90 डिग्री आगे बनाना है। अब जो ऊपर की तरफ बनता है उसको अपन बोलते हैं कि वो लीड करता है, जो नीचे है वो अपन बोलते हैं कि वो लैग करता है। यहां पर ई लीड करता है, ई लीड साइड। कितने एंगल से लीड कर रहा है? बाय पाई बाई 2। 90 डिग्री से लीड करता है, या इसी को अपन ऐसे कह सकते हैं, ई आगे है मतलब आई पीछे है, तो आई लैग्स ई बाय पाई बाई 2। तो ई लीड कर रहा है या आई लैग कर रहा है बाय पाई बाई 2। दोनों के बीच में जितना एंगल है दैट एंगल इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। और ये जो फेज डिफरेंस है इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। तो फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू आ गई पाई बाई 2। ये फेज डिफरेंस निकला है। गॉट इट? तो ये हो गया बच्चों अपना एल सर्किट, जिसमें क्या क्या निकाला हमने? इंस्टेंटेनियस करंट निकालना जरूरी था, वो हमने निकाल लिया। हमें इसमें रेजिस्टेंस निकालना था, वो अपन ने पता कर लिया, एक्सएल होता है। इसमें जरूरी था ये पता करना कि दोनों सेम फेज में हैं या नहीं, वो हमने कर लिया। और यदि सेम फेज में नहीं है तो फेज डिफरेंस कितना है वो भी अपन ने पता कर लिया। गॉट इट?